हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक नए एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक आपका प्रश्न होता है जो कि आपका क्या है, विलियन चैप्टर है। विलियन चैप्टर में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न भी है हेनरी का नियम, और इस बार आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला हुआ था। इसलिए हम लोग शुरुआत सबसे पहले इसी टॉपिक से करेंगे, क्या, हेनरी के नियम से। तो हेनरी के नियम में हम लोग क्या चीजें देखने वाले, तीन महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। क्या, हेनरी के नियम क्या होते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, और हेनरी के नियम की उपयोगिता क्या है। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो इन्हीं तीन पर ही आपके प्रश्न बनेंगे। शुरुआत अगर होगी कि हेनरी का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि इस नियम की खोज किसने किया और किस चीज को लेके यह नियम आया हुआ है। तो सबसे पहले प्रमुख इन दोनों पर बात हो जाती है। इस नियम की खोज किसने किया हुआ था, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था, तथा यह नियम गैस की द्रव्य विलेयता को लेकर आया हुआ था। जबकि विलियन चैप्टर पूर्णतः केवल दो अवस्था को लेकर दिया हुआ है, ठोस का द्रव्य विलेयता। जबकि हेनरी का जो नियम आया, इसमें क्या आया, गैस को द्रव में घोलकर किसने नियम दिया, हेनरी ने दिया। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो हेनरी ने जब गैस को द्रव में घोला तो इन्होंने तीन स्थितियों के आधार पर तीन परिभाषाएं दिया हुआ है, और आपके एग्जाम में आपको तीनों में से किसी एक को लिखना होगा। यदि यह स्पष्ट कर देता है कि नहीं, इस स्थिति के आधार पर हेनरी का नियम लिखिएगा, तो उस स्थिति के आधार पर हेनरी का नियम लिखिएगा। जिसमें पहले उन्होंने क्या बताया कि यदि मान लीजिए किसी विलायक में हम गैस को घोलते हैं और ऐसी परिस्थिति में क्या कर देते हैं, ताप स्थिर कर देते हैं, तो उस समय विलायक में घोलिए गैस की जो मात्रा होगी वह गैस के दाब के समानुपाती होता है। हमने क्या बताया कि किसी विलायक में यदि आप किसी गैस को घोलते हैं तो उस विलायक में जितना गैस घुलेगा उसका मात्रा सदैव उसके दाब के समानुपाती होगा, लेकिन ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इस आधार पर परिभाषा निकल के क्या आएगा, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घोली गए गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होता है। इस आधार पर हम लोग लिखेंगे क्या, W प्रोपोर्शनल टू P, अर्थात W अपन P इक्वल टू क्या मिलेगा, स्थिरांक मिलेगा। तो जब आपसे कहेगा कि गैस की मात्रा और दाब को लेकर हेनरी के नियम को समझाइए, तब आप इस परिभाषा को लिखिएगा। दूसरा नियम उन्होंने क्या कहा कि यदि मान लीजिए हम किसी गैस को किसी विलायक में घोलते हैं, तो उस समय विलायक में घुलिए गैस का जो आयतन होगा वह दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रख के रखिएगा कि किसी विलायक में आपने जब गैस को घोला तो उसकी जो मात्रा होती है वह दाब पर निर्भर करती है, लेकिन उस विलायक में घुला जो गैस का आयतन होता है वह उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। इसी को लेकर उन्होंने दूसरा नियम दिया हुआ, क्या, कि किसी भी विलायक में घुली गैस का जो आयतन होता है वह उस गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी स्थिति लेके क्या वो देते हैं कि यदि किसी भी विलायक में यदि हम गैस को घोलते हैं तो उस गैस का जो दाब होगा वह सदैव उस गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपातीय होता है। तो ये तीन नियम उन्होंने दिया हुआ है और तीन स्थितियां हैं। अगर स्थिति कंफर्म करके पूछता है तो स्थिति के आधार पर परिभाषा लिखिएगा, लेकिन यदि स्थिति स्पष्ट नहीं करता है तब ऐसी परिस्थिति में तीनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आइए लिखित रूप में हम लोग देख लेते हैं, क्या, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में लिखा गया है क्या, इस नियम की खोज किसने किया हुआ है, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, तथा इन्होंने गैस की द्रव में विलेयता, याद रखिएगा हेनरी का नियम किसके लिए आया हुआ है, तो गैस की द्रव में विलेयता को लेकर ही हेनरी का नियम पढ़ा जाता है। तो यहां हो जाएगा, गैस की द्रव में विलेयता को लेकर यह नियम दिया हुआ था। इस आधार पर हम लोगों का निकलता है, उनके अनुसार क्या परिभाषा होगी, स्थिर ताप पर किसी विलायक में किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुलिए गैस की मात्रा उस गैस के दाब के क्या होता है, समानुपातीय होता
है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, W प्रोपोर्शनल टू P या W अपॉन P इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्थिरांक लिखेंगे। दूसरी स्थिति पर परिभाषा देते हैं, क्या कहते हैं कि दिए गए ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का जो आयतन होता है वह उस गैस के दाब पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी विलायक में यदि आप गैस को घोलते हैं तो जो गैस होता है वह गैस का जो आयतन होता है वह उसके दाब पर निर्भर नहीं करता। इस आधार पे क्या मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू P के पावर 0 मिलेगा। तीसरी स्थिति परिभाषा देते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस द्वारा सतह पर उत्पन्न किया गया दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपातीय होता है। इस आधार पे क्या मिलेगा, P प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है, गैस द्वारा सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, X क्या है, उस गैस का मोल प्रभाज, और नियम क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल टू X कहता है। अब प्रोपोर्शनल हटाना चाहेंगे तो कांस्टेंट लेके आते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, KH, तो क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू KH इंटू X, और जहां KH क्या होता है तो KH को हम लोग कहते हैं हेनरी स्थिरांक कहते हैं। अब यहां पर हेनरी का नियम समाप्त हुआ, ये चीजें आप देख लीजिए। इसी के बाद जस्ट हम लोग दो चीजें देखेंगे, क्या, हेनरी के नियम की सीमा और हेनरी के नियम की उपयोगिता। तो हम लोग देख लेते हैं अब क्या, हेनरी के नियम की सीमा और हेनरी के नियम की उपयोगिता, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीमा और उपयोगिता में से कोई एक पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों पूछे गए तो आप दोनों के जवाब लिख दीजिएगा, आपको दोनों के जवाब बताए जा रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या चीज, हेनरी के नियम की सीमा है। हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हेनरी के नियम की कितनी सीमाएं हैं, तो मात्र 3 है। और फिर इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेनरी के नियम की उपयोगिता। हेनरी के नियम की उपयोगिता। अब उपयोगिता में कितना पढ़ेंगे, तो उपयोगिता भी हम लोग कितना पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। अब हेनरी के नियम की सीमा क्या है, तो इन्होंने 3 चीजें लेकर दिया हुआ था कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अर्थात जब आप गैस को द्रव में घोलेंगे तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप अगर कम हुआ तो घुलनशीलता घट जाएगी। दूसरा, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाब अधिक होने पर अवस्था बदल जाएगी। और तीसरा, विलायक के आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 3 स्थिति क्या, कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, और विलायक के आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीजें आप लिखित रूप में देख लीजिए। क्या है सीमा पहला, तो पहला होगा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। तीसरा, विलायक के आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 स्थितियां रही, क्या चीज, हेनरी के नियम की सीमा, कि ताप जो हो वह बहुत कम ना हो, दाब जो हो बहुत उच्च ना हो, और तीसरी स्थिति आती है क्या,
कि जो आपका विलायक लिया गया हो उसके आणविक अवस्था में बहुत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, हेनरी के नियम का उपयोगिता। अब हेनरी के नियम की उपयोगिता क्या है, तो पहली उपयोगिता होती है कि मृदु पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर उच्च दाब पर बोतल में सील करना। अब मृदु पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जब उच्च दाब पर सील किया जाता है तो यह किस नियम पर आधारित है, तो याद रखिएगा हेनरी के नियम पर। अब कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर क्यों सील किया जाता है, ताकि वह जल को आसानी से ठंडा कर सके, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, उच्च दाब पर उसे सील किया जाता है। तो पहला बिंदु आइए हम लोग लिख लेते हैं, क्या, मृदु पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर उच्च दाब पर बोतल में सील करना। दूसरा क्या होता है, फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी किसके आधार पर होता है, तो याद रखिएगा हेनरी के नियम पर ही आधारित है। तो दूसरा चीज हम लोग लिखेंगे, क्या, फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी जो होता है वह हेनरी के नियम पर ही क्या है, आधारित है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है गोताखोरी। समुद्र में जब गहरे स्थिति में लोग जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब वो कृत्रिम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और जब कृत्रिम ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो नीचे ऑक्सीजन का भार अधिक होने के कारण उसे ग्रहण करने में क्या होता है, दर्द होता है। उस दर्द को कम करने के लिए ऑक्सीजन में क्या मिला दिया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि वहां पर दर्द का अनुभव बहुत कम हो सके। इसीलिए गोताखोरी करने वाले या समुद्र में गहरे स्थिति में जाते वक्त लोग कृत्रिम इत्र के रूप में ऑक्सीजन युक्त हीलियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है, इसलिए हमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा या कृत्रिम रूप में लेके जाना होता है। और जब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो उसमें केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं बल्कि हीलियम भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ऑक्सीजन का भार बढ़ता जाता है और ग्रहण करने में क्या होता है, दर्द होता है। वह दर्द हमें महसूस ना हो इसलिए उसमें क्या कर दिया जाता है, हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि आसानी से हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके श्वसन कर सके, जिससे हमें दर्द का अनुभव ना हो। तो गोताखोरी करने वाले जो लोग होते हैं वह भी कृत्रिम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन युक्त हीलियम का उपयोग करते हैं, वो भी किस नियम पर आधारित है, तो याद रखिएगा हेनरी के नियम पर आधारित है। तो वही लिखित रूप में आपको दे रहा है, क्या, गोताखोरी अर्थात गहरे समुद्र में जाते समय हीलियम युक्त ऑक्सीजन का प्रयोग जो होता है यह भी किस पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा यह भी हेनरी के नियम पर आधारित होता है। अब इतनी चीजें देख लीजिएगा, इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, अगले प्रश्न का जवाब।
तो आइए हम लोग अगले प्रश्न का जवाब देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका क्या है, अभी किसी एस्पिरेंट्स द्वारा पूछा गया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत उसी से करते हैं। क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इस चैप्टर से और भी प्रश्न पूछे गए, आपको बारी बारी से धीरे धीरे हर चैप्टर से थोड़ी बहुत चीजें आपको मिलते रहेंगे ताकि आपका लगातार तैयारी चलता रहे। इसलिए पहले हम लोग पहले चैप्टर से एक प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, दूसरे चैप्टर से भी कुछ चीजें देख लेते हैं जिनमें एक प्रश्न में पूछा गया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो आइए उससे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या हेडिंग होगा हम लोगों का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और यहां पर एस्पिरेंट्स द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार जो आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वह सभी आपको दिए जाए। तो आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उससे भी हमें भी पॉजिटिविटी मिले, हौसला मिले, जिससे हम भी आपके लिए अधिक मेहनत करके अच्छे कंटेंट और अच्छे टॉपिक्स दें, जिससे आपके ज्यादातर चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले। देखिए आपका ज्यादा से ज्यादा जुड़ना ही हमारा हौसला होगा और हमारे हौसला को यदि आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हम भी पूर्णतः सहयोग करेंगे और पूरा हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छे जो प्रश्न हो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हो वो सारी चीजें आपको एपिसोड के द्वारा दिए जाए। तो हम अपनी तरफ से पूरा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। अब इसके लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इस आधार पे ये आप सभी का प्यार और स्नेह होगा कि आप सभी इस चैनल को अपने प्रिय मित्रों के पास अवश्य शेयर करते हैं। तो आप सभी अपना योगदान दे भी सकते हैं। देखिए आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषाओं में और जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए वो सारी चीज़ें भेजें। और यदि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो ये आशाएं जरूर रखिएगा कि उस प्रश्न का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे सभी प्रश्नों के जवाब आपको दिए जाएंगे और जो मुझे भी लगेंगे वो सारे प्रश्न भी हम आपको देते भी रहेंगे और उसी में आपके प्रश्न का जवाब भी आपको मिलता भी रहेगा। तो उसी में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, क्या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो आइए उस प्रश्न का जवाब देखते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ही लिखा गया वैसे ही परिभाषा होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH होता है। और अल्कोहल का मतलब क्या, अल्कोहल में यदि किसी अल्कोहल में OH समूहों की संख्या केवल और केवल एक होती है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर दो हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, लेकिन अलग अलग कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए। यदि एक ही कार्बन से OH जुड़ेगा, दोनों OH जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति में वो अस्थायी नहीं होता, जिससे वह जल का त्याग कर देता है और किसमें चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। इसीलिए हम दो OH समूह एक कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, अर्थात डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो होगा उसमें दो OH समूह तो होंगे लेकिन एक कार्बन से नहीं बल्कि अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे। इसी प्रकार से यदि तीन OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तो उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसी प्रकार से चार OH समूह चार अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसी प्रकार से जितने जुड़ते जाएंगे उस हाइड्रिक के पहले उतना शब्द आप जोड़ते चले जाएंगे, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, अक्टा, नोना और डेकाहाइड्रिक अल्कोहल तक आप कह सकते हैं। तो ये परिभाषा देख लेते हैं। क्या इस परिभाषा, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH और अल्कोहल का मतलब अल्कोहल। तो यहां से शुरुआत किससे होगा, अल्कोहल से। वह अल्कोहल जिसमें OH समूहों की संख्या केवल और केवल एक होती है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप क्या लिखेंगे, तो उदाहरण के तौर पर आपका क्या आता है, मेथिल अल्कोहल आता है।
मेथिल अल्कोहल आता है जिसका सूत्र क्या होगा, CH3OH होता है। इसी प्रकार से आपका एक और प्रश्न पूछा गया था क्या, कि फिनाल अम्लीय होता है, फिनाल अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल उभयधर्मीय होता है, क्यों? अल्कोहल उभयधर्मीय होता है क्यों? इसका उत्तर देख लीजिएगा। फिनाल जो होता है वह अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल जो होता है वह उभयधर्मीय होता है, क्यों? क्योंकि फिनाल जो होता है वह H+ आयन का त्याग करता है और फिनाक्साइड आयन का निर्माण करता है, जिसमें अनुनाद पाए जाने के कारण वह क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए फिनाल जो होता है आपका अम्लीय होता है क्योंकि H+ आयन का त्याग किया। लेकिन जो आपका अल्कोहल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे CH3OH, इस CH3OH में ये H+ आयन का त्याग कर सकता है, इसलिए अम्लीय होता है। और जो ये ऑक्सीजन होता है इसके पास क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसे कहते हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में निर्माण नहीं करते। संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें से जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में नहीं गए उन्हीं को क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और यही क्या करते हैं, गुणधर्म को बदल देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यह जो आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है यह क्या कर लेता है, हाइड्रोजन को ग्रहण भी कर लेता है। और ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अनुसार कहा गया है कि जो पदार्थ H+ आयन का त्याग करता है उसे अम्ल कहते हैं और जो पदार्थ H+ आयन को ग्रहण करता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो OH जो होता है ये H+ आयन का त्याग करता है इसलिए अम्ल है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये H+ आयन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए यह क्या हो जाता है, क्षार भी कहलाता है। तो यहां पर आपका कारण मिल गया कि जो आपका फिनाल होता है वह अम्लीय होता है, फिनाल अम्लीय होता है क्योंकि फिनाल H+ आयन का त्याग करता है, जिसके फलस्वरूप बना फिनाक्साइड आयन में अनुनाद पाए जाने के कारण अस्थायी होता है, जबकि अल्कोहल उभयधर्मीय होता है क्योंकि अल्कोहल H+ आयन का त्याग व ग्रहण दोनों करता है। इसलिए आपका जो अल्कोहल होता है वह क्या होता है, उभयधर्मीय होता है। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ आए होंगे। और आपको कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी को उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। फिर मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब के साथ।